Good afternoon, Guneet, Harsimran, Jashan, Jashandeep, Preet, परविंदर, योगिता, कैसे हो सब लोग?
गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मॉड्यूल कराए सॉल्व? यस, गुड। ओके। पंजाब में क्या दोबारा से लॉकडाउन लगने की बातें हो रही है क्या? आज सारी ऑफलाइन क्लासेस भी कैंसिल हो गई। जो भी ऑफलाइन शुरू हुआ था सब कुछ दोबारा से कैंसिल हो गया, है ना? स्कूल भी बंद हो गए, सब कुछ। सही बात है। मेरे को लगता है तुम्हारा भी और ना पोस्टपोन हो जाए। नीट, नीट अगर और पोस्टपोन हो गया दिक्कत हो जाएगी ना। संडे फुल डे कर्फ्यू? कल कल कर्फ्यू है हरसिमरन? कल तो हमने मैच रखा हुआ था यार क्रिकेट का। कल कर्फ्यू है? टुमारो? गुड आफ्टरनून मयंक, कैसे हो? अरे, आई एम ऑल्सो गुड यार मयंक। बस अब ऑफलाइन जाने का मन करता है, और तो क्या है। ऑनलाइन बस बहुत हो गया, बोर हो गए। बोर बोले तो मतलब थोड़ा दिमाग खराब रहता है ना। आपने अपने बिहेवियर में बदलाव देखा है ऑनलाइन होने की वजह से? बिहेवियर में बदलाव आया है कि अब चिड़चिड़े रहते हो थोड़े बहुत, ऐसा लगता है? मुझे तो रात को नींद आनी बंद हो गई है, पता नहीं क्यों। आंख ही नहीं बंद होती, इतना मतलब दिमाग में वो चलता रहता है कुछ ना कुछ। मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम। मेरा तो एक दिन का, आप मानोगे नहीं, मेरा पर डे एटलीस्ट 11 से 12 घंटे का स्क्रीन टाइम है, कम से कम। 12-13 घंटे चलता है मेरा फोन। आप स्क्रीन टाइम चेक भी करोगे ना मेरे फोन में, वो दिखाएगा कि 12-13 घंटे। ये तो आईपैड है, इसमें तो नहीं दिखाएगा अगर साथ में हो तो। बहुत ज्यादा चलता है फोन। थोड़ा सा, हाँ। चलो देखते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा सब। ऑलराइट, शुरू करते हैं ना। सब लोग आए नहीं, लेट भी हो गए। शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 0 में किसी को कोई डाउट है? पहले डाउट मार्क करवा दो, देन विल सी। लिखते जाओ। A5 B3 C8 ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखते जाओ। एक्सरसाइज 0 में जो जो डाउट है प्लीज मेंशन इन द चैट। सर जीरो के सर डी पार्ट तक तो हो गया था सर, 01 का उस दिन। डिस्कस हो गया था? डी पार्ट तक सर। अच्छा, डी पार्ट तक हो गया था। ओके, ठीक है। ई पार्ट में कोई डाउट हो देखो। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। 0 सिंपल रही होगी। अगर कुछ नहीं आता तो मुझे बता दो भाई, जल्दी से। ई पार्ट में एनी डाउट? नहीं है तो नो डाउट लिख दो यार। नहीं है तो नो डाउट लिख दो। हर सिमरन को नो डाउट। बाकी लोग नो डाउट। ओके, राइट। एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। तो फिर तो डिस्कशन तो हो ही रखी है अपना, तो डीप लॉ की चलेगा इसका मतलब। एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। वीबीटी के बाद, सीएफटी के बाद, इसमें सीएफटी नहीं दे रखी क्या? अच्छा, ये ई पार्ट से, हाँ जी। डी का सेकंड, एक तो डी का सेकंड आया है डाउट में। ओके। एक्सरसाइज 1 में पूछते रहो जो जो डाउट है। एक्सरसाइज 1 में जो डाउट है प्लीज आस्क, D2 के अलावा। सर ई पार्ट में काफी सारे हैं सर, ई और एफ में सर। बताओ बताओ कौन कौन से? सर मतलब सर थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है सर, एक दो ऑप्शन में वो साथ साथ ही बता देना सर। हाँ बता दो, क्वेश्चन बता दो, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। ई पार्ट में जो जो डाउट है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है बता दो, लिख के दे दो।
12th NiCO4 की ज्योमेट्री, ओके, NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2 की ज्योमेट्री, ठीक है। E का 15, हाँ ये वाला है कंफ्यूजिंग, मैं मानता हूँ। E का 15 और E का 12th में जो ये PPH3 वाला है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कोई बात नहीं, आगे बताओ। रटने का है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, रट्टा मारने का है। आगे बताइए। सर मतलब सारे लिख दूं सर, काफी हैं सर। थोड़ा किस एक एक दो दो ऑप्शन में डाउट है सर, एक एक ऑप्शन में कंफ्यूजन है सर। करेक्ट ऑप्शन नहीं समझ में आया क्या है? नहीं सर, जो उन्होंने इनकरेक्ट दिया हुआ है ना, उनमें भी मेरा करेक्ट आ रहा है सर, एक दो मतलब ऐसा हो रहा है। यस सर, मेरा भी। कोई बात नहीं, पूछ लो कौन कौन से सवाल है। ट्वेल्व 15 बस दो ही है क्या? 11 12 13 15 16 19 21, 11th 13th, चलो देख लेते हैं एक बार। 11 12 13 15 16 19 21, इसके अलावा तो क्या ही होगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एफ में थर्ड एफ में थर्ड है हरसिमरन का, एफ में देख लो, बाकी लोगों को कोई डाउट है तो। सर सर 20। एफ में, एफ में, सर एफ में थे सर 4-5। हाँ बोलो बोलो, लिख के दे दो, मैं वैसे लिख तो 10th सर 12th 10th 12th 20th। 20, हाँ जी सर। सर 19th का एक पार्ट था, वो समझ नहीं आया था ये ऑप्शन में। ठीक है। सिक्सटीन्थ एंड 23, ठीक है ना, चलो 14 भी कर लेते हैं, एंड थर्ड हो गया, ओके। चलो देखते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज 2 पे चलेंगे। स्टार्टिंग विद डी का सेकंड, द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो बेटा NH3 दे रखा है, तो NH3 तो sp3 होता ही अपने को मालूम है। पहला ऑप्शन देखा आपने, sp3 सिर्फ B में आ रहा है, तो B ऑप्शन करेक्ट है, sp3। PtCl4 2- विल बी DsP2 करेक्ट है, क्योंकि Pt के लिए सारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। PCl5 sp3d होता है, BCl3 sp2 होता है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। ई पार्ट में शुरू करते हैं, देखो 11th से, 11th से, which of the following high spin complexes has the largest CFSC? हाँ जी, CFSC कैसे देखते हैं? देखो सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CFSC चेक करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। ये बनेगा तुम्हारा D5, ये बनेगा तुम्हारा D4, ये बनेगा तुम्हारा D4, और ये बनेगा तुम्हारा D3। तो हाईएस्ट CFSC किस में होगी? हाईएस्ट CFSC का मतलब है मोस्ट नेगेटिव, है ना। स्टेबलाइजेशन किस में ज्यादा होगी? D3 में होगी ना, -1.2 टाइम्स डेल्टा नोट, -1.2 टाइम्स डेल्टा नोट, इसमें बनेगी इतनी। सी में कितनी बनेगी? नीचे -1.2 आया, लेकिन ऊपर 0.6 चला गया, तो -0.6 डेल्टा नोट, इसमें बनेगी -0.6 डेल्टा नोट। और ए में कितनी बनेगी? ए में बनेगी 0, नीचे भी -1.2, ऊपर +1.2, तो डी ऑप्शन में बन जाएगी ना। D3 है, सीधा सीधा देखो, टेबल बनाई थी हमने, ठीक है। 12th क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 इज, देखो NiCO4 तो आपको मालूम है कि क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2, अब इसको याद ही रख लो कि इट इज अ अगेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई पूछता नहीं है वैसे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
यहाँ पर नो डाउट PPH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट यहाँ पर क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड है 2 वीक फील्ड है, तो याद रखना पड़ेगा, दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड। तो ये हमारा ये टेट्राहेड्रल होता है, इसको याद रख लो। तो बोथ टेट्राहेड्रल आ जाएगा। कुछ बुक्स में ये स्क्वायर प्लेनर भी बता रखा होगा, क्योंकि एक्चुअली में NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2 जो है ना, इसके 2 कलर होते हैं। एक टेट्राहेड्रल के हिसाब से लाल कलर होता है और एक के हिसाब से कुछ ब्लू कलर होता है। दोनों इक्विलिब्रियम में रहते होते हैं। तो इट इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर बोथ इन इक्विलिब्रियम, बट जो टेट्राहेड्रल है उसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा हायर लेवल पे, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। नोबडी विल आस्क। इसको आप बस लिख दो यहाँ पर और साथ में लिख दो नॉट इम्पोर्टेंट। तो आप इसको कट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये कोई नहीं पूछता। PPH3 वाला आज तक सवाल नहीं आया पिछले 10-15 साल में, तो उसको आप इस तरह से लीव भी कर सकते हो, ठीक है। टेट्राहेड्रल दोनों के दोनों रहते हैं, ठीक है। देन 13th, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अगेन फिर वो नीचे जाके एक और सवाल आ गया, देखो, which of the following is not true। आप अपना ये सवाल चेक करो कि जो आपको पक्का पक्का पता है ट्रू नहीं है, बस उसको आंसर करो। MnCl4 minus ion has tetrahedral geometry and is paramagnetic। इसमें एक छोटी सी करेक्शन भी डाल लो। इसमें एक करेक्शन होनी है, मैं आपको बताया था क्या करेक्शन है। सर इसका सी दिया हुआ है सर, मतलब कॉपर। नहीं चलो, सी तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा कि कॉपर +1 में है, कॉपर +1 में होगा D10। तो ये तो टेट्राहेड्रल आना ही चाहिए। तो ये आना चाहिए टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। ये तो करेक्ट है, तो सी तो इनकरेक्ट है ही है, ठीक है। इट इज इनकरेक्ट, ये तो होना ही चाहिए इनकरेक्ट का जैसे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ MnCl4 माइनस आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इज पैरामैग्नेटिक। इसमें आप MnCl4 माइनस बोलते हो Mn+3 में D4। हाँ, इसमें MnCl4 माइनस की जगह MnCl4 2 माइनस कर लो। हाँ जी सर, ये कंफ्यूजन है। हाँ, ये दिक्कत है इसमें, ये गलत दे रखा है। MnCl4 2 माइनस, ये दिक्कत। MnCl4 2 माइनस है तो D5 हो जाएगा। D5 करोगे तो sp3 ही करोगे। sp3 से ये फिर बनेगा टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। ये इसमें दिक्कत थी। MnCl4 2 माइनस कर लो। MnCl4 2 माइनस, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। 13th के बाद चलते हैं आगे 15th में। अगेन एक और सर क्वेश्चन। कुछ नहीं सर, वही ए पार्ट में डाउट था सर। ये पार्ट पर लीव कर, आगे चलते हैं। 16th, which of the following is correctly matched with their geometries। हाँ जी, ये तो कर लो, सिंपल है तो हो जाएगा। CuCN4 3 माइनस इस टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। COPy4 2 प्लस, देखो पीरिडीनियम भी अगेन कैसा है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट +2 में अगर होगा तो इट विल बी D7, इट विल बी D7। चलो देखते हैं। FeCO4 2 माइनस, FeCO4 2 माइनस बोले तो Fe is in -2। Fe -2 का मतलब है ये होगा D8। D8 में, सॉरी नॉट D8, इट शुड बी D10। Fe -2 में ना बेटा, Fe -2, Fe -2 का मतलब हुआ D8S2। S तो खाली कराना ही पड़ेगा, तो ये D10 आएगा। इट हैज टू बी टेट्राहेड्रल, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी है, तो पहला भी होगा। सर पिरिडीन जो है वो मतलब न्यूट्रल है, कैसे सर चार्ज उसका? पिरिडीन न्यूट्रल, पिरिडीन इज बेस्ट, ठीक है ना, जैसे अमोनिया होता है। तो ये बन जाएगा इस तरह से। ओके सर, वो नहीं पता चल रहा था ना कि वैसे। ठीक है सर। नाइट्रोजन से नहीं सर, इसी में कंफ्यूजन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो होना ही चाहिए, नाइट्रोजन वाला है पिरिडीन, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट। 19th, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? हाँ जी, क्या क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपने देखा है कि आपके पास पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्स और वाई प्लेन में होती है।
राइट, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक्स और वाई प्लेन में होती है। तो पी वाला एक्स यूज करो, पी वाला वाई यूज करो, एस यूज करो, साथ में डी कौन सा यूज होगा, क्योंकि ऑन द एक्सिस अप्रोच होती है, आपको मालूम ना, ऑन द एक्सिस अप्रोच होती है तो आपको याद होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जाते थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज। तो अटैक जो हो रहा है वो इस जगह पे हो रहा है ना, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा, पी का एक्स और पी का वाई लेना पड़ेगा, DsP2 है ना सर एस से था मतलब, नहीं मैं पूछ रहा था कि जैसे हम वो करते हैं ना कि हाइब्रिडाइजेशन सिंपल में देखते हैं जिसमें स्प्लिटिंग नहीं होती, हाँ, तो सर उसमें जो खाली होता है उसे मानते हैं ना सर हम हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे अगर किसी का डी खाली है तो उसको बोलेंगे DsP2। बिल्कुल, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही मान के चलना। नहीं सर उसमें तो अगर हम वैसे देखें तो स्प्लिटिंग में सर DX2 Y2 तो भर नहीं जाएगा सर पहले। नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अलग है, वो तो बात ही करता है कि खाली और ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, बट CFT कहता है कि जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, आयनिक बॉन्डिंग है, वो तो बात ही बिल्कुल अलग कर देता है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अटैक कहाँ पे आ रहा है, किधर वो अटैक करना चाहेगा, कौन से खाली ऑर्बिटल में अटैक करना चाहेगा, ऑब्वियसली जो बैठा होगा एक्स और वाई के एक्सिस के ऊपर, तभी तो वहां बॉन्ड बनेगा, तो डी यस एक्स सर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे आएगा। ये तो मैंने शायद पूरा बना, बाकी आई डोंट नो, मे बी आपने वो वीडियो देखी ना हो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज, हाँ जी, COSCN2। यहाँ पर अब याद रखना है अपने को क्या है, एक छोटा सा पॉइंट याद रखो, देखो वो ये पॉइंट है, आपको याद भी होगा, शायद मैंने बताया भी था कि कोबाल्ट +3 में होता है हमेशा, तब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, यस और नो, कोबाल्ट एंड क्रोमियम, ये बात बताई थी ना, क्रोमियम एंड कोबाल्ट जब भी +3 में होंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएंगे, यहाँ देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब कोबाल्ट +2 में है, इसका मतलब इसमें कोबाल्ट +2 में, तो मतलब यहाँ मरकरी भी किसमें है, +2 में, यहाँ पर मरकरी किसमें, +2 में। अब करो इसको, कोबाल्ट +2 मतलब हुआ क्या, D7, ठीक है ना, कोबाल्ट +2 का मतलब क्या हुआ, D7। SCN कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि S से नहीं जुड़ा, सर SCN दो नहीं है सर, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है सर, उसका कैसे पता चलेगा? जब तो सल्फर से जुड़ा होगा तो मेटल के पास SCN दिखा रखा होगा, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो NCS दिखा रखा होगा, अच्छा सर NCS स्ट्रॉन्ग होता है सर। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। D7 पे क्या होता है अपने पास, कितने अनपेड रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड, मतलब 3.84 आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आइसोमेरिज्म पे आते हैं, F पे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक रिएक्शन हो रही है COCl2 NH3 होल 4 में, ठीक है, ओके, एक Cl आके रिप्लेस कर रहा है एक NH3 को, और फाइनल कंपाउंड बना दिया ये। पहला कंपाउंड जो है उसका टाइप क्या है, ध्यान से देखो, Ma2B4 टाइप है। प्रोडक्ट का टाइप क्या है, देखो Ma3B3 टाइप है, राइट। Ma2B4 से Ma3B3 पे आप जा रहे हो, ओनली वन आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके पहले तो सोचो आइसोमर होते कितने, Ma3B3 में एक तो होता है क्या, एक होता है तुम्हारे पास फैक, एक होता है मर, फैक और मर में से ना एक ही ऑब्टेन हुआ है, आइदर फैक और मर, कोई एक ऑब्टेन हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इनिशियल कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। इनिशियल वाला है Ma2B4, A2B4 के भी दो टाइप होते हैं, सिस या ट्रांस। तो आप सिस की रिएक्शन करा के देख लो, फैक या मर में से कोई एक बनता हो, या ट्रांस की करा के देख लो, फैक या मर में से एक बनता हो। जिसमें दोनों बन जाएंगे वो गलत आंसर होगा, जिसमें एक ही बनेगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, सिस लेके चल लेते हैं पहले, Ma2B4 का सिस लेता हूं मैं, सिस ऐसा दिखेगा, M, दोनों A यहां रख देता हूं, बाकी सारे B यहां रख देता हूं, ठीक है ना, ये सिस हो गया। और एक इसका ट्रांस लेके चलता हूं, A2B4 का ट्रांस, मतलब दोनों A आमने सामने आएंगे, A इधर, A इधर, ये सारे B।
अब क्या करना है, किसी एक बी को हटा के एक और ए डालना है, ठीक है ना, बी को हटा के एक और ए डालना है। तो मैं ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं। अगर बेटा मैं यहां पर ए डालता हूं तो बताओ क्या ये एक फैक नहीं बन जाएगा, फैक? अगर मैं यहां ए डाल दूं तो एक ए नीचे, दो ए साइड पे, तो ये एक फेस नहीं बन जाएगा? यस और नो? तो एक बार तो मैं ए हटाता, बी हटाता हूं, ये वाला बी डैश हटाया। बी डैश हटाओगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड लुक लाइक दिस। यहां ए, नीचे ए, पैक बन गया। अगर मैं दूसरा बी हटाता हूं, लेट्स से मैं ये वाला बी हटाता हूं, तो तीनों ए आ जाएंगे मेरिडोनियल प्लेन में। ध्यान से देखो, अगर मैं बी डबल डैश हटाता हूं तो एक ए यहां पर, एक ए यहां पर, एक ए यहां पर, तो अपने पास जो प्लेन बनेगा वो बनेगा मेरिडोनियल प्लेन। ये फेशियल है, वो मेरिडोनियल है, तो दोनों बन गए। मतलब सिस नहीं हो सकता, तो ट्रांस आंसर होगा, सीधी सी बात है। फिर भी देख लेते हैं। ट्रांस पे एक ए ऊपर है, एक ए नीचे है, ठीक है। अगर आप कोई भी हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये चारों बी सेम है। तो अगर मैं कोई भी बी हटा देता हूं, लेट्स से मैंने बी डैश हटा दिया, ए डाल दिया, तो मेरे पास ए ए ए, ठीक है, बी बी बी, तीनों बी देखो आपस में क्या है, मेरिडोनियल पे आ गए। ऑब्वियसली तीनों ए भी आपस में मेरिडोनियल पे, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तीनों ए भी कैसे मेरिडोनियल पे, ऑब्वियसली आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फेशियल तो है नहीं। फेशियल के लिए तो दो होने चाहिए थे प्लेन में, एक होना चाहिए था ऊपर या नीचे। यहाँ पर अब एक ऊपर और नीचे है और एक प्लेन में, तो ये भी क्या है, मेरिडोनियल है, ये भी क्या है, मेरिडोनियल है। दिस इज अ मेरिडोनियल ओनली, मर ओनली, तो ये हमेशा मर बनाएगा। तो ट्रांस से हमेशा मर बनेगा, सिस से मर भी बन सकता है, फैक भी बन सकता है, तो इसलिए ट्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ट्रांस आइसोमर ओनली, ठीक है। 10th पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, PT NH3 OH NO2 PY will show how many geometrical isomers? GI पूछे हैं सिर्फ, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिमाग लगाना कि हम इसमें आयनाइजेशन कर दें, कुछ कर दें, या फिर लिंकेज देख लें, कुछ नहीं देखना, सीधा क्या करना, GI देखना है। 1 2 3 4, 4 टाइप के हैं, तो MABCD है बेटा ये, और स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि आपको मालूम है प्लेटिनम जब भी +2 में होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। तो MABCD वाले के कितने होते हैं आपको याद होगा, 3 होते हैं इसके, जिसमें 2 को सिस 1 को ट्रांस बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है, या फिर 2 को ट्रांस 1 को सिस, है ना। ए के सामने बी, हाँ 2 सिस होते हैं 1 ट्रांस होते हैं, तो 3 होंगे, 3 विल बी देयर। ऑल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो 3 GI विल बी देयर। पहला बनेगा अपने पास ABCD, दूसरा बनेगा ACBD, तीसरा बनेगा ADBC, these 3 will be there। 12th, in which of the following complex ions one exhibits isomerism? कौन सा आइसोमेरिज्म, देखो पहला दिखा नहीं सकता, दूसरा वाला क्या है, दूसरा दिखा नहीं सकता, MA5B है, तीसरे वाला दिखा नहीं सकता, MAAB2 है, और फोर्थ वाला दिखा नहीं सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता। ऑल आर हाँ जी सर, इसका बी दिया हुआ था सर, इसीलिए पूछ। बी दिखाएगा, कोई भी आइसोमेरिज्म हो ना, बी दिखा देगा, लिंकेज दिखा देगा। देखो NO2 में लिंकेज हो सही, NO2 में O चिपके या फिर N चिपके, करेक्ट है बिल्कुल। या तो नाइट्राइटो O बना सकता है या नाइट्राइटो N बना सकता है, दोनों हो सकते हैं, नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो, तो दिस कैन शो लिंकेज। बाकी सर अगर इसका देखे सर PTENCl वाला, सर ये ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगा सर? ये स्क्वायर प्लेन है ना, स्क्वायर प्लेन कभी ऑप्टिकल नहीं होता, प्लेनर है ना। प्लेनर में तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 14, which one of the following complexes show geometrical as well as optical isomerism? चेक कर लेते हैं GI और OI कौन दिखाएगा। पहले वाले को देखो तो ये GI नहीं दिखा सकता,
बट OI दिखा सकता है। दूसरे वाले में ये है हमारे पास किस टाइप का, इसमें अपना GI भी OI भी शायद दोनों ही आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। इसके अंदर GI हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, OI तो होता ही है, तो GI भी होगा OI भी। इसमें जो अपना एक तो आएगा ट्रांस, जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें 3 बनते हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, अपन ने किया था एक क्लास में। दिस विल बी ऑफ टाइप MAA होल ट्वाइस B2, ठीक है ना, MAA होल ट्वाइस B2। नेक्स्ट इज CONH3 ट्वाइस Cl2En, तो दिस इज योर MA2 B2 AA, A2 B2 AA। चेक कर सकते हैं इसके लिए मैम, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी दिखाई देगा, MA2 B2 AA। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं देखो, बस कभी भी ए के सामने ए नहीं आ सकता क्योंकि वो ट्रांस पे नहीं जा सकते है ना दोनों उठ के। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन बस बनेगा, पहला ऑप्शन तो बना लेते हैं क्या, ए के सामने ए, बी के सामने ए के सामने बी। ऑप्टिकली एक्टिव तो आएगी हमारे पास, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन विल बी, अगर आप कर दो ए के सामने ए, हाँ ऐसा कर देते हैं, ए के सामने ए, दूसरे ए के सामने भी ए, बी के सामने बी। तो ये दोनों GI हो गए, ये वाला ट्रांस होगा क्योंकि बी के सामने बी आ रहा है, और ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये 2 ऑप्शन बन गए। तो GI भी दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, OI दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। तो बोथ इट इज शोइंग। अब बना के देख सकते हो इसको। मेटल लगाया, पहले वाला बनाओगे तो ए के सामने ए, बी के सामने ए के सामने ए, बी के सामने ए, ये ए को ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद बचा हुआ ए के सामने बी, ए के सामने बी। एक तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई हमारे पास कहीं से भी अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका एक D बनेगा और एक इसका L बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए के सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी, इसको ऐसे जोड़ दिया। इसमें अपने को साफ साफ ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बीच में से POS जाती हुई दिख रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो टोटल 3 ऑप्शन बनते हैं इसके हमारे पास, 2 हो गए DL और एक हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बोथ 2 and 3 आर शोइंग ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, खुद से करने का था। ओके आगे चलते हैं, 16th पे चलते हैं। Which of the following isomerism is not present in this complex? देखो इसके अंदर क्या क्या नहीं हो सकता। एक SCN बाहर लेके आ सकता हूँ, एक BR अंदर लेके जा सकता हूँ, आयनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। देन SCN में लिंकेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। SCN में लिंकेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लिंकेज हो सकता है, GI तो हो ही सकता है क्योंकि ये सिस ट्रांस दिखा सकता है, GI हो सकता है, आयनाइजेशन हो सकता है। ऑप्टिकल कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्टिकल कभी नहीं हो सकता क्योंकि आप कुछ भी कर लो तो आपके पास या तो बनेगा MA4B2, या फिर अगर एक BR अंदर भी ले आओगे तो बन जाएगा MA4BC। दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर सिस सारा दिखाएगा नहीं ऑप्टिकली, सिस होगा जो ए और ए तो साथ में आ ही जाएगा ना एक बार। तो AB ये बनाओगे तो ए आ गया तो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा ना। A4 वाला कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, जिसमें 4 A आ जाए वो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कोई कोई न कोई A का पेयर तो आमने सामने आ ही जाएगा, तो जैसे ही आ जाएगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यस सर। कभी भी 2 A आमने सामने आ गए ना तो आप उसको इस प्लेन से काट दो, काटते ही ऊपर भी A बचेगा, नीचे भी A बचेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। यस सर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, हाँ जी चेक कर सकते हैं, सिंपल है ये।
ये वाला है हमारा MAA2B2 टाइप, AA2M AA होल ट्वाइस A2 टाइप। तो इसमें क्या है तुम्हारे पास, सिस होगा, ट्रांस होगा, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो डी सिस, एल सिस और ट्रांस 3 बनेंगे, तो 3 है इसके। इसमें तो एक सिंगल ही रहेगा, ठीक है ना, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो नो आइसोमर, सिंगल आइसोमर है। नेक्स्ट इरिडियम के साथ 2 लगे हैं, ये 1 लगा है, ये 1 लगा है, ये तो ये पहली बात तो स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में अपने पास A2BC टाइप है, A2BC टाइप, MA2BC। MA2BC में अपने पास या सिस होगा या ट्रांस होगा, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, 2 बनेंगे इसमें। नेक्स्ट इज अगेन AA2 A4B2, इसमें एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो 2 बनेंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट है? यस सर। 20th बंद करके चला। Which kind of isomerism exhibited by this type of octahedral complex? पहली बात तो आयनाइजेशन दिखा सकता है, अंदर बाहर हो सकता है, Cl और Br। उसके अलावा ये सिस ट्रांस दिखा सकता है, तो GI एंड आयनाइजेशन, ए ऑप्शन। क्लियर है क्या जिसका डाउट है? सर ये ऑप्टिकल भी तो दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है सर। अरे ऑप्टिकल कैसे दिखाएगा, बना के देखो ना ट्रिक से, ए हमेशा आ ही जाएगा, तो ऑप्टिकली कैसे एक्टिव हो सकता है? चार जिसमें सेम लिगेंड हो वो कभी ऑप्टिकल नहीं दिखा सकता। ओके ओके सर। लास्ट 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल आइसोमर? चेक कर लो यार, सिंपल सा तो है, सी में होगा ना, सिस वाले में। सी में जो सिस बनेगा इसका एक डी और एक एल नहीं बनेगा, A2 टाइप है जो, M AA होल ट्वाइस A2, सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिव आएगा इसमें। कराया तुम्हें क्लास के अंदर, यही एग्जांपल कराया हुआ है। ये हो जाएंगे, सिंपल है। ओके, एक्सरसाइज 2 में आओ बेटा, पहले पेज पे कोई डाउट हो तो। सर सेकंड बता दो सर। सेकंड, फेरी, फेरो, नाम से पता लगेगा, फेरो मतलब फेरस Fe+2, फेरी मतलब Fe+3, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4FeCN6, फेरी साइनाइड K3FeCN6, दोनों के बारे में जानते हो ना, अभी कर लो। Fe+2 में है तो डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरा होगा। सर एक 9th का डी पार्ट बता दो सर। 9th क्वेश्चन का डी पार्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ CuNH34+2 is lesser than CdNH34+2। देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब अपने को मालूम है कि कौन स्टेबल है, जो स्टेबल होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो Cu और Cd में देखो, कॉपर यहां होता है, वेयर इज कैडमियम, Zn Cd Hg। तो आपको मालूम है जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हो तो सब बढ़ जाता है, CFSC बढ़ जाती है, डेल्टा बढ़ जाता है, तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती होगी। ओके सर। तो फिर CD वाला तो 4D वाला है ना, तो वो तो बेटर होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, तो गलत बात होगी।
गुनीत 14। एक आयन है M+2, उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है ये 3 टाइप के वो। ओके, कलर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स में भी इजी क्वेश्चन है गुनीत, चेक करो, देखो मैंने करवाया था आपको क्लास में। कलर जो दिखता है उससे मतलब नहीं है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं ग्रीन, ब्लू और रेड, 3 कलर दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं विबग्योर लिख देता हूं। क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? ग्रीन दिखाना चाह रहे हैं, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेड, ठीक है ना, मतलब एक तो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ना कोई तो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ना कोई ब्लू दिख रहा है, मतलब ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें सिर्फ ऑब्जॉर्ब वाले से मतलब है कि एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, और किसी को वो दिखा रहे हैं रेड, तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे छोटी एनर्जी कौन होती है? रेड होती है। सबसे छोटी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिसका डेल्टा सबसे छोटा होगा, मतलब डेल्टा छोटा, छोटे डेल्टा वाला ग्रीन दिखेगा। अब H2O और Br सबसे वीक होता है, आई बर्बादी, Br ग्रीन दिखेगा, ये तो पक्का हो गया। इसके बाद रेड के बाद कौन आता है? अगर हम वेवलेंथ में देखें तो रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ का हो गया। इसके बाद आ गया तुम्हारे पास विबग्योर, ऑरेंज। ऑरेंज सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा? पानी होगा। तो जो ब्लू दिख रहा है वो पानी वाला है, तो पानी वाला ब्लू दिख रहा है, तो फिर बीच वाला रेड होगा, बी ऑप्शन। क्या क्लियर हो रहा है कैसे करना है बेटा गुनीत? पीछे सी दिया है, नहीं सी नहीं होगा, बी कर लो उसको, अगर पीछे दे रखा है ऐसा तो पता नहीं, मेक इट बी। सी नहीं हो सकता, बी ही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चले, पेज नंबर 3 पे बताओ कोई डाउट है तो, अप टू 24 तक कोई डाउट हो तो। सर 16 16 सर। हाँ जी, ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है अपने को? ये हो गया MA2B2C2 टाइप, A2B2C2 टाइप है ना। अब ये कौन कौन से अपने को दिखा सकता है आइसोमेरिज्म? देखो साफ साफ देख के पता लग रहा है कि आयनाइजेशन तो नहीं दिखा पाएगा, कोई बाहर रखने को है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना, तो आयनाइजेशन तो हम क्यों ही बोले, बाहर तुम्हें कोई दिख ही नहीं रहा। दूसरी कहानी, क्या ये हाइड्रेट दिखा सकता है? इसमें पानी नहीं है तो हाइड्रेट तो क्यों ही दिखाएगा, इट कैन नॉट शो हाइड्रेट। कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिखा पाएगा, है ना, उसमें 2 अपने को चाहिए होते हैं। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ए और ए को आमने सामने रखो, ए और ए को आमने सामने मत रखो, ज्योमेट्रिकल दिखा, ऑप्टिकल दिखा देगा, देख लेते हैं। ये देखो ना, ऐसा होगा ए बी सर इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है सर। बी सी, ए बी ए सी बी सी। हाँ, इसको डी कर लो फिर, ए दे रखा तो इट इज शोइंग ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। इसमें से जो ये वाला होगा ना, ए बी ए सी बी सी, ये वाला दिखा देगा अपने को ऑप्टिकल भी। इसको करेक्ट कर लो, ये इसमें इनकरेक्शन, इसमें करेक्शन करनी है, यस, डी ऑप्शन। ठीक, करेक्ट कर लो इसको। 16th के बाद देखो जरा कोई 24 तक। नो डाउट, जल्दी बताओ यार। सर 34। 34, 29 एंड 34, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, इसमें बाहर लगा है ClO4 माइनस। तुम्हें मालूम होगा ClO4 माइनस क्या होता है? ClO4 माइनस ये होता है, -1 चार्ज होता है इसका, है ना, इसको बोलते हैं परक्लोरेट। तो एक परक्लोरेट लगा हुआ है, अंदर कोबाल्ट के पास 5 अमोनिया लगे हुए हैं और एक कार्बोनेट लगा हुआ है। कार्बोनेट पे चार्ज तुमको मालूम है -2 होता है,
तो हमारे पास है x, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो इट शुड बी x प्लस 0 इंटू 5 प्लस -2 इज इक्वल टू पूरे पे +1। तो x आ गया +3 में, और ये हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि 6 चीजों से चिपका तो +3 में होगा ही। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर पहली बात तो 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो कोबाल्ट 3 में कितने होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो +1 पहले तो हो गया 6 3 के हिसाब से आंसर यही बनेगा। यही बनेगा। ओके, यस सर। 29 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। पहला दिखाएगा ऑप्टिकल, बिल्कुल दिखाएगा। इसका सिस दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। इसका ट्रांस बिल्कुल नहीं दिखाएगा। सी ऑप्शन नहीं दिखाएगा हरसिमरन। ट्रांस वाले में वो आ जाएगा ना, ए आ जाएगा, ए के सामने ए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और कोई डाउट हो देखो पूरे चैप्टर में? अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसमें क्वेश्चन अच्छे थे तो बढ़िया चीज है। अगर इतना आता है आपको तो आप मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट कर रहे हो सब कुछ। चलो आगे चले। सर हाँ जी बेटा। सर 34 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है? देख लो ना, 5 अमोनिया लगे, एक ओ यस सर, ठीक है सर। कार्बोनेट आपको देखने में लग सकता है कि बाइडेंटेट हो, बट वो होता मोनोडेंटेट ही है। एक ही तरफ से चिपकेगा, अगर दोनों तरफ से चिपकेगा तो रिंग बड़ी छोटी बनेगी, 1 2 3 4 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो स्टेबल नहीं होती। तो ये मोनोडेंटेट ही होता है एक्चुअली, एक ही तरफ से चिपकेगा। तो इस पे 4 अमोनिया लगे, 5 अमोनिया लगे और 1 कार्बोनेट लगा। ओके चलो, ये हो गया अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा खत्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसके अंदर कोई डाउट वगैरह नहीं बचे आपको। जल्दी से डी ब्लॉक को भी अब फिनिश करते हैं। सर। हाँ जी बोलो। सर आप कल का वो लेक्चर भेज सकते हो, कल वाला? एक्चुअली क्या है कि मैं क्लास नहीं लगा पाया था कल। वो मैं नहीं भेजता, वो ना नीतीश सर भेजेंगे, उन्हीं के पास जाती है मेल वगैरह। तो सर आप उन्हें बोल दो कि प्लीज। हाँ मैं नीतीश सर को बोल दूंगा। क्योंकि समय जो छूट गया था तो फिर वो लॉस हो गया। अभी आप अटेंड कर लो, कुछ खास मिलता जुलता होगा नहीं। सर अटेंड तो कर ही रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने ना पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा देख लिया ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट में किसी को कोई डाउट बचा नहीं होगा। मेनली जो उसकी रिएक्शन थी मैंने आपको बता दी थी कि वो क्या करता है, तो दोबारा देख लेते हैं। I- को I2 में भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा। H2S को सल्फर में भेजेगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या करता है ये। कोई भी नॉन मेटल हो उसको 0 से मैक्सिमम में भेजता है, नेगेटिव से 0 में भेजता है, किसी पॉजिटिव से पॉजिटिव मैक्सिमम में भेजता है। तो ये रिएक्शंस बस एज इट इज याद रख लो, ठीक है। गुड रिएक्शंस टू रिमेंबर, राइट। अदर देन दैट इसमें आपको एक रिएक्शन और करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर मैं Cl- को K2Cr2O7 में डालता हूं ना, तो उसको वो Cl2 नहीं बनाता। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो अपने को याद रखना है। जनरली वो Br- को तो Br2 बना देगा, I- को I2 बना देगा, वो सब सही है। S2- को सल्फर बना देगा। तो वो नॉन मेटल्स को नेगेटिव से 0 में भेजता है, राइट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोराइड, क्लोराइड को वो Cl2 नहीं बनाता। इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज Cl-। तो बोलोगे K2Cr2O7 does not oxidize Cl-, but rather reacts in a different manner to produce, यहां से ना कुछ ब्राउन कलर के वेपर निकलने शुरू हो जाते हैं, टू प्रोड्यूस रेड ब्राउन वेपर्स
ऑफ CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। गैस की फॉर्म में होती है। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड गैस निकलती है, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन है जो अपने को याद रखनी है, मतलब एज इट इज यही याद रखो कि यहां से ब्राउन कलर के वेपर निकलते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के वेपर निकलते हैं। अब कभी कभी ना इसमें दिक्कत होती है आपको कि सर ये जो ब्राउन वेपर निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है तुम्हारे पास ब्राउन वेपर तो कई चीजों के होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ोगे कि भाई जो ये ब्राउन वेपर निकले हैं, ब्राउन वेपर जनरली NO2 के भी हो सकते हैं, ब्राउन वेपर जनरली तुम्हारे पास Br2 के भी हो सकते हैं, ब्राउन वेपर तुम्हारे पास CrO2Cl2 के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो ब्राउन वेपर निकले हमारे पास, ये एक्चुअली में कौन सी गैस है, तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। इसको कंफर्म करने का तरीका होता है, आप इसको ना लेड के किसी कंपाउंड में डालते हो, लेड एसीटेट में, और फाइनली ये लेड क्रोमेट बनाता है जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले तो ये क्रोमाइल क्लोराइड बना दो, उसके बाद इसका हम कंफर्मेशन करते हैं। तो पहले तो रिएक्शन लिखेंगे कि Cl माइनस जब गया Cr2O7 नेगेटिव में इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये Cl माइनस लेट्स से NaCl से टूट के आया होगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड से आ सकता है, NaCl से, KCl से, कहीं से भी आया, K2Cr2O7 लिया साथ में, H2SO4 लिया, तो बनेगा फाइनली क्या बन जाएगा, CrO2Cl2 जो ब्राउन कलर की है, ठीक है ना। साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट बनते रहेंगे वो अपने बाय प्रोडक्ट्स हैं, अपने को उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता बाय प्रोडक्ट्स, बस ये याद रखो कि ब्राउन वेपर यहां से निकलने को मिलते हैं। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे करें, कंफर्मेशन टेस्ट। देखो जो ब्राउन रेड ब्राउन वेपर है ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि रिएक्शन क्या चल रही है। आपको लग रहा है कि भाई NO2 गैस ना निकली हो, आपको लग रहा हो कि भाई कहीं क्रोमाइल क्लोराइड ना निकली हो, आपको लग रहा हो कि कहीं ब्रोमीन ना निकली हो, तीनों के रेड वेपर होते हैं, ठीक है। तीनों के वेपर क्या होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। तो आप कंफर्म कैसे करोगे, कंफर्म करने के लिए क्या करो, जो आपके ब्राउन वेपर निकले हैं ना, पहले उसको अल्केलाइन पानी में से पास कर दो। तो स्टेप 1 विल बी पास द वेपर थ्रू अल्केलाइन पानी, मतलब एक्वस NaOH से पास कर दो, पानी से पास किया, पानी से पास करोगे, देखो ब्रोमीन के वेपर तो उसमें पहली बात तो डिसॉल्व होंगे तो HOBr बना देंगे, और HOBr कलरलेस होता है, तो इसलिए ये तो वैसे ही फेल हो जाएगा। अगर ब्रोमीन होगी तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। NO2 भी पानी में अगर घुलेगी तो एसिड बनाएगी, HNO3 बनाएगी और साथ में HNO2 बनाएगी, तो ये भी कलरलेस हो जाएगी। बट CrO2Cl2 जब पानी में जाएगा, NaOH वाले पानी में जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसके साथ मिलकर ना सोडियम क्रोमेट बना देगा, Na2CrO4, और ये येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी भी ना आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि भाई आपने वो ब्राउन सी गैस पास करी है, वो उस गैस का कलर है या कोई कंपाउंड बना है, तो ये कंफर्मेशन अच्छी नहीं हुई। येलो कलर बन गया, कोई बात नहीं, ये येलो कलर सॉल्यूशन जो बना ना, आप इसके बाद क्या करो, इस येलो कलर सॉल्यूशन में स्टेप 2 लेड एसीटेट डाल दो, एड लेड एसीटेट टू येलो सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, जो ये आपका सोडियम अगर क्रोमेट बना होगा, तो जैसे उसमें लेड जाएगा Pb+2, है ना, वो क्या करेगा, सोडियम एसीटेट अलग कर देगा, बस आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, और लेड का बना देगा क्रोमेट PbCrO4, और ये होता है तुम्हारा एक प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, ये होता है तुम्हारे पास एक प्रेसिपिटेट।
तो ये बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। ये बना है तो मतलब पक्का लेड क्रोमेट बन चुका है, इसका मतलब इससे पहले सोडियम क्रोमेट होगा, उससे पहले क्रोमाइल क्लोराइड होगा। तो ये तुम्हारे पास पूरा इसका टेस्ट होता है, कंफर्म हो गया। इक्वालिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में एक बार पूछा गया था आज से 4-5 साल पहले। तो द ब्राउन वेपर हैज टू बी दिस। अगर ये काम नहीं हो रहा तो वो या ब्रोमीन होगा या फिर NO2 होगा। उनको कंफर्म करने के अपने अपने तरीके हैं। ब्रोमीन को आप पास कर दो अपने अनसैचुरेशन से, ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। NO2 को टेस्ट करने के अपने तरीके हैं, क्रोमाइल क्लोराइड को टेस्ट करने का ये तरीका है। ठीक है, this is called as chromyl chloride test and its confirmation. Okay, चलो लास्ट में अपने सर वो जूम कर सकते हो थोड़ा सा प्लीज, वो एक चीज दिख रहा है। यस सर। लास्ट में बच गया पोटेशियम पर मैंगनेट। इसकी भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस ये थोड़ा सा फर्क है इसमें कि ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों मीडियम में काम करता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो। तो इतना ही फर्क है, बाकी रिएक्शन इसकी भी सारी सेम ही होती है, K2Cr2O7 जैसी। प्रिपरेशन देखते हैं। इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। ठीक है ना, कहां से प्रिपेयर किया जाता है? फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। MnO2 जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पायरोल्यूसाइट। MnO2 इज कॉल्ड एज पायरोल्यूसाइट ओर। वहां पर क्या किया था हमने? क्रोमाइट और यूज करी थी, आपको याद होगा, FeCrO4। वहां पर ये यूज किया, इसको बोलते हैं क्रोमाइट। यहां पर कर रहे हैं पायरोल्यूसाइट, MnO2 पायरोल्यूसाइट। उधर हमने FeCrO4 को याद करो, सोडियम कार्बोनेट में डाला था। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट में डाला था। यहां पर भी सेम काम कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट में डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, MnO2 को सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, जैसे KOH में डाल दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो MnO2 प्लस KOH प्लस O2 विल गिव यू K2MnO4 प्लस 2H2। ध्यान सुन लो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन मैं आपको करना सिखा रहा हूं कैसे करनी रिएक्शन। हमें पहुंचना है कहां तक, याद रखो, पहुंचना है हमें MnO4 माइनस तक। पहुंचना कहां है बेटा? MnO4 माइनस तक पहुंचना है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है KMnO4। कभी भी डायरेक्ट नहीं आया जाता। पहले कहां पहुंचते हो आप? पहले आप पहुंचते हो मैंगनेट पे। दिस इज कॉल्ड एज पर मैंगनेट। पर मैंगनेट पे डायरेक्ट आने का कोई तरीका नहीं है, पहले पहुंचोगे आप मैंगनेट पे। व्हाट इज मैंगनेट? मैंगनेट इज MnO4 2 माइनस। मैंगनेट, फिर मैंगनेट से आप परमैंगनेट पहुंचते हो। मैंगनेट पहुंचने के लिए कहां से चालू करना पड़ेगा? पायरोल्यूसाइड से, MnO2 से। पहले यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर यहां से यहां आना पड़ेगा। MnO2 से मैंगनेट पहुंचने के दो तरीके हैं। जैसे क्रोमाइट से क्रोमेट पहुंचने के दो तरीके थे, वैसे यहां पर दो तरीके हैं। आइदर यू कैन ऐड KOH in the presence of O2, or you can add K2CO3 in the presence of O2. ठीक है ना? अगर तो आप हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करोगे तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा पानी। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? पानी। अगर आप K2CO3 यूज करोगे तो बाई प्रोडक्ट निकलेगी CO2 भी और पानी भी। ये बस रिएक्शन है, रिएक्शन खुद से लिख सकते हो ना, MnO2 प्लस KOH प्लस O2 गिविंग यू MnO4 माइनस प्लस पानी। सिंपल। K2CO3 लोगे तो साथ में CO2 और निकाल देना पानी के साथ, तो बन जाएगा अपना मैंगनेट। दिस इज स्टेप 1। बहुत सिंपल सा स्टेप है।
याद हो जाने वाला स्टेप है कि सबसे पहले आप पायरोलुसाइड से कहाँ जाते हो, मैंगनेट जाते हो। मैंगनेट ग्रीन कलर का होता है, याद रखना, ग्रीन सॉल्यूशन। परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल सॉल्यूशन होता है। मैंगनेट का कारण होता है डी ट्रांजिशन, बता रखा है आपको। पर्पल का कारण होता है रेजोनेंस। ठीक है, ओके। नाउ आप पर मैंगनेट पे पहुंच गए, आपको पर मैंगनेट पे आना है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है इसको, क्योंकि मैंगनीज हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो आप +6 में है, +6 से +7 भेजना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने का सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप क्या करो, जो आपके पास K2MnO4 बना हुआ है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दो। तो इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो होगा क्या, देखो, जो तुम्हारे पास K2MnO4 एक्वस है, तुमको मालूम है ये टूट के बनाएगा 2K+ और एक MnO4 2- एक्वस। ठीक है, राइट। साथ में पानी टूटा पड़ा होगा, देगा आपको H+ और OH- एक्वस। फाइट की बात आएगी तो फाइट में इधर तो H+ जीत जाएगा K+ से, उधर MnO4 2- जीत जाता होता है, क्योंकि उसका जो है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो एट कैथोड फाइट हुई H+ और K+ की, H+ जीता, H2 गैस निकलेगी। और एट एनोड क्या होगा, ध्यान से देखो, एट एनोड व्हाट विल हैपन, सी हियर, एट एनोड अपना MnO4 2- जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना देगा MnO4-। ये अपना प्रोडक्ट बन गया। तो एट एनोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करो तो आपको MnO4- मिल जाएगा एट एनोड। तो K+ पड़ा है सॉल्यूशन में, अभी MnO4- भी बन गया सॉल्यूशन में, तो KMnO4 का पर्पल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। KMnO4 का पर्पल सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो एक तो ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, अपने आप इलेक्ट्रोलिसिस करते ही वो ग्रीन कलर पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन कलर विल चेंज टू पर्पल कलर। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, इसके अलावा और भी ऑप्शन है अपने पास। अगर आपको KMnO4 बनाना है फ्रॉम K2MnO4, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, होते 4-5 तरीके हैं। दूसरा तरीका आप यूज कर लो, कौन सा, जो हमारे पास दे रखा है NCERT के अंदर। ठीक है, जो दे रखा है अपने को NCERT के अंदर, विच विल बी, आप इसमें क्लोरीन गैस से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो इफ यू वांट, क्लोरीन गैस से, Cl2 से। अगर ये दे रखा है तो ठीक है, वरना हम कर देंगे कौन सी, सीधा एसिडिक ऑक्सीडेशन। तो एक तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, दूसरी हो जाएगी हमारे पास एसिडिक ऑक्सीडेशन। इसको बस H+ में डाल दो, इसको बोल देंगे एसिडिक ऑक्सीडेशन। H2SO4 डालो, जैसे उसमें था ना, आपको याद होगा जो हमने क्रोमेट बनाया था CrO4 2-, इसको H+ में डाला था तो डाइक्रोमेट में चला गया था ये। सेम वे में मैंगनेट को H+ में डालो तो वो परमैंगनेट में चला गया था। दो याद रखो, पायरोलुसाइड से KOH या K2CO3, मैंगनेट से या तो इलेक्ट्रोलिसिस करो या फिर उसमें सिर्फ एसिड डाल दो H+, तो K2MnO4 से KMnO4 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास की रिएक्शन है। तो यहाँ देखते हैं अब क्या बोलती है NCERT, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 या फिर O2। ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो आप, ये जो O2 आई है कहां से आई है, KNO3 से आई है। ठीक है ना, ये क्यों KNO3 बोला, ध्यान से देखो, ये क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो ना KNO3 को, तो अपने को याद होगा एस ब्लॉक में हमने पढ़ा है कि जब हम नाइट्रेट्स को हीट करते हैं एस ब्लॉक के, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा KNO2 में, साथ में दे देगा ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी अपने को, तो ऑक्सीजन लेने के लिए आप क्या करते हो, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो, जो टूट के आपको ऑक्सीजन दे देगा। अच्छा तरीका है,
KNO3 को लो, हीट करो तो वो O2 देगा, वो O2 आगे जाके ऑक्सीडाइज करेगी। तो यहां से अपने को ग्रीन कलर का K2MnO4 मिल जाता है, which disproportionates in acidic solution to give permanganate। आप उसको चाहे ऑक्सीडाइज करो, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, बट एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता। तो K2MnO4 बनता है, ठीक है, K2MnO4 बनता है, उसमें थोड़ा सा एसिड डालो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है और बना देता है क्या, MnO4 माइनस। तो MnO4 2 माइनस है, डिस्प्रोपोर्शनेट करके देखो क्या क्या बना, +6 से मैंगनीज +7 भी गया, मतलब ऑक्सीडाइज भी हुआ, और +4 भी गया, MnO2 रिड्यूस भी हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन करो या इलेक्ट्रोलिसिस करो, जो मैंने आपको बताया था, ये दे रखा इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इलेक्ट्रोलिसिस करो, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, वही जो हमने पहले बताया, हो गया, ठीक है ना, सेम है। तो ये रिएक्शन इसका बता रखा है अपने को। पहले आपने MnO2 में KOH डाला, K2MnO4 तक पहुंचे, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करी, KMnO4 तक पहुंचे। डायरेक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। एक और इन्होंने रिएक्शन दे रखी है इसकी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, KMnO4 की एक और प्रिपरेशन दे रखी है, ये वाली प्रिपरेशन भी याद रख लेंगे, थर्ड प्रिपरेशन। अगर आपको थोड़े अमाउंट में बनाना है KMnO4, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है, जब थोड़े से अमाउंट में चाहिए आपको थोड़ा कुछ रिएक्शन वगैरह करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका Mn+2 है, मैंगनीज +2 सॉल्ट, कहीं से भी इसको ले आ सकते हो। मैंगनीज +2 आयन को कहां से ले आओ, MnSO4 से ले आओ। MnSO4 लो और उसको डाल दो किसमें, परऑक्सो डाइसल्फेट में, तो वहां से भी अपने को परमैंगनेट मिल जाता है, वहां से भी अपने को परमैंगनेट मिल जाता है। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ये क्या हो गया देख लो यहाँ पर, ये रिएक्शन उन्होंने दे रखी है साफ साफ। Mn+2 में परऑक्सी डाइसल्फेट डालोगे तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन एक है हमारे पास, जो आप लिख सकते हो। इसमें कोई आपसे सवाल अगर पूछे तो ये सवाल आएगा, ठीक है, यहां से सवाल क्या बनता है, देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। Which element gets oxidized and which element gets reduced, ये सवाल आएगा इन दिस रिएक्शन। रिडॉक्स वाले चैप्टर का सवाल है, इसका नहीं, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि यहीं पर इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे आप, एक बार देख के बताना। आप इस सवाल का आंसर दो मुझे, कौन से एलिमेंट की यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से एलिमेंट की यहाँ पर रिडक्शन हो रही है इस इक्वेशन के अंदर, ये अपना सवाल है। देखो जरा आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, 2 मिनट है आपके पास। ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, कहाँ करवाया है ये सोच के देखो आप, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाया हुआ है। Mn इज ऑक्सीडाइज, बहुत बढ़िया, शाबाश, सिंपल चीज आपने बता दी। Mn इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज रिड्यूस्ड, Harsimran saying sulfur is reduced, water is reduced, what is reduced, याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो या फिर मोल्टन K2SO4 लेते हो, तो मोल्टन K2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती थी,
इफ यू रिमेंबर। कौन रिड्यूस हुआ है बताओ जरा। सल्फर कैसे बोला हरसिमरन आपने? सल्फर सोचने का क्या तरीका लगाया आपने? व्हाट डिड यू थिंक? कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है बताओ यार, जल्दी करो। मैंने तो +2 से +7 जा रहा है, ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, दिख रहा है आपको। किसी को नहीं आता क्या? नहीं आता तो लिख दो नहीं आता, उसमें शर्म कैसी? कोई तो रिप्लाई दो मुझे, तुक्का ही मार लो। नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। बोलो भाई जल्दी करो। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, H2O8 में सर वो सर पेरोक्साइड लिंकेज है। बिल्कुल नहीं आता। S2O8 2- जो है, तुम्हें देखने में लगेगा कि सर मैं S2O8 2- में ना चेक कर लेता हूँ या चेक कर लेती हूँ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कहोगे 2x - 16 इक्वल टू -2 x इक्वल टू 7। क्या यही किया था हरसिमरन आपने पहले? ऐसे कुछ सोचा था क्या? बट सल्फर +7 में होना पॉसिबल ही नहीं है। सल्फर तो 16th ग्रुप का है, तो +7 में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने इसका स्ट्रक्चर गलत देखा है, हमने गलत तरीके से निकाला है, तो इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्चुअली में S2O8 2- ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O- यहां पर होती है एक पेरोक्सी लिंकेज। तो एक्चुअली में यहां पर ये 2 ऑक्सीजन, ध्यान से देख लो यार सब लोग, ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये दोनों ऑक्सीजन -1 में बैठे हैं, बाकी सारे ऑक्सीजन -2 में। तो अपना ये परऑक्सी डाइसल्फेट उठ के सल्फेट में चला जाता है, इसमें सारे ऑक्सीजन -2 में है। तो यहां पर व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? यहां पर ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 टू -2। ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 टू -2। तो ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन -2 में जा रही है। ये सवाल बनता है। तो विच एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? ऑक्सीजन। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब KMnO4 के हम रिएक्शंस देखते हैं। जो जो रिएक्शन याद करने के मैं आपको बता ही देता हूँ। सेम टू सेम रिएक्शन है, बस अपने को याद क्या रखना है यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें पूरी रिएक्शंस अपने को नहीं देखनी है अभी, डायरेक्ट इधर याद रखो क्या, रिएक्शंस ऑफ KMnO4। रिएक्शंस ऑफ KMnO4। सबसे पहले तो इसकी देख लेते हैं हम कौन सी रिएक्शंस। सबसे पहले आप देख लो इसका इफेक्ट ऑफ हीटिंग। इफेक्ट ऑफ हीटिंग। इसके अलावा हम इसकी देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो 3 मीडियम में अलग अलग तरीके से होती है। यू कैन टेक द एसिडिक मीडियम, यू कैन टेक द न्यूट्रल मीडियम। स्लाइटली अल्कलाइन होता है वो, तो थोड़ा सा OH-, स्लाइटली अल्कलाइन, या फिर आप ले सकते हो स्ट्रांगली अल्कलाइन। इसमें से रिएक्शन आपसे पूछी कौन सी जाएंगी
99.9% ऑफ द टाइम रिएक्शन पूछी जाएगी अपने से एसिडिक मीडियम की। ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ये शो करता है। क्या क्या करेगा, वही सेम। अगर मेटल बैठा है 0 में तो मेटल को पॉजिटिव मैक्सिमम में भेज देगा। मेटल बैठा है पॉजिटिव में तो मेटल को पॉजिटिव मैक्सिमम में भेज देगा। नॉन मेटल बैठा है 0 में तो नॉन मेटल को पॉजिटिव मैक्सिमम में भेज देगा। नॉन मेटल बैठा है नेगेटिव में तो नॉन मेटल को 0 में भेज देगा। नॉन मेटल बैठा है किसी पॉजिटिव में तो नॉन मेटल को पॉजिटिव मैक्सिमम में भेज देगा। अगर ये बातें याद रहती हैं तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है इनकी रिएक्शन को लर्न करने का। बेस्ट है, सुपर बेस्ट, सबसे बढ़िया ये तरीका। तो अगर Fe बैठा है 0 में तो Fe+3 में भेज देगा। Fe चाहे +2 में बैठा हो तो उसको भी Fe+3 में भेज देगा विदाउट एनी डाउट। नॉन मेटल 0 में मतलब मान लो जैसे आपके पास कार्बन है तो उसको CO2 में भेज देगा, सल्फर है तो सल्फेट में भेज देगा +6 में। नॉन मेटल नेगेटिव में जैसे S2- है तो उसको सल्फर बना देगा, I- है तो उसको I2 बना देगा, नेगेटिव से 0। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है तो Cl- है तो उसको भी Cl2 बना देगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तब लिख सकते हो। नॉन मेटल किसी पॉजिटिव में है तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ऑक्जेलेट ले सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड C2O4 2- ऑक्जेलिक एसिड को CO2 बना देगा। ये सारी रिएक्शंस हैं इसकी जो अपने को पता होनी चाहिए हर टाइम, बैलेंस भी करनी आनी चाहिए। लिख लो इनको। I- को I2 बना दिया, Fe+2 को Fe+3 बना दिया, ऑक्जेलेट को CO2 बना दिया, S-2 को S बना दिया, SO3 को SO4 बना दिया, NO2 को NO3 बना दिया। सारों को सारों में आपने वही पता लग रहा है कि अगर नॉन मेटल नेगेटिव में हो तो 0 में ले जाएगा, नॉन मेटल पॉजिटिव में हो तो मैक्सिमम पॉजिटिव में ले जाएगा। ये सारी रिएक्शन बिना देखे आपको आती हैं, बस दिमाग में वो पॉइंट याद रखो ये क्या करता है। तो ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में, ये 5-6 रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसे होती। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रल मीडियम में, फेंटली अल्कलाइन मीडियम में एक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, I- को उठा के ना IO3- में भेज देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रट लो इसको। माइनस से उठा के एसिडिक में तो 0 तक ही भेजता है, बट न्यूट्रल के अंदर या फेंटली अल्कलाइन के अंदर उसको +5 में भेज देता है। तो -1 से +5, ये याद रखना, I-1 से I+5 भेजता है न्यूट्रल में। ये एक छोटी सी चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन बस एक ये वाली याद रख लो, यही पूछी जाती है तो इसलिए मैंने आपको ये वाली बताई है। तो इसमें आप मेनली क्या याद रखोगे, स्लाइटली अल्कलाइन में ये I-1 को, ऐसा क्लोरीन साथ नहीं करेगा, ब्रोमीन साथ नहीं करेगा, सिर्फ आयोडीन साथ, I-1 को उठा के IO3- में भेजता है। खुद कहां चला जाता है, अभी ये भी कहानी है कि भाई खुद कहां जाएगा। अगर तो एसिडिक मीडियम हो तो याद रखना, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 5 होता है। KMnO4 का n फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। तो KMnO4 +7 से उठ के +2 में चला जाता है, तो साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा Mn+2 बनेगा, Mn+2। स्लाइटली अल्केलाइन में इसका n फैक्टर होता है 3 और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में n फैक्टर होता है 1। 5 3 1, ठीक है ना। प्राइम नंबर है 1 3 5, प्राइम नंबर कहते हैं इनको, ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर है 1 3 5। I- को IO3- में भेजा, साथ में खुद बन जाएगा यहां पर MnO2, MnO2 +4 में चला जाएगा, तो +7 से +4 में जा रहा है, ठीक है ना।
+7 से +4 में जा रहा है। दूसरी रिएक्शन एक और दे रखी है इन्होंने, तो मैं लिखवा देता हूँ, बट इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं रहेगी। ये वाली तो याद रखनी, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास हो ना थायोसल्फेट, दिस इज कॉल्ड एज थायोसल्फेट। थायोसल्फेट ऐसा दिखता है, देखो, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे सल्फर, एक सल्फर अपना +4 में होता है, एक -2 में, तो ओवरऑल मिला के जो सल्फर है अपने पास, ये +6 में होता है, ये -2 में होता है, तो ओवरऑल सल्फर जो है +2 में पाया जाता है। ओवरऑल सल्फर को हम +2 बताते हैं। यहाँ पर एवरेज लेंगे ना, निकाल के देख लो, चाहे S2O3 2 माइनस को निकाल के देखोगे तो 2x - 6 = -2, x = आ जाएगा 2, तो +2 में सल्फर एक्चुअली। तो सल्फर को ये थायोसल्फेट में +2 से उठाकर +6 में भेज देता है, सल्फेट बना देता है +6 में। तो एक ये याद रख लो, थायोसल्फेट को सल्फेट बना रहा है, थायोसल्फेट को सल्फेट बना रहा है। ये दो रिएक्शन अपने को यहाँ याद रखनी है। और स्ट्रांगली अल्कलाइन में कोई रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दे रखा, तो इसलिए आप इसमें डाल सकते हो। अगर कोई एग्जांपल दे रखा है ठीक है, वरना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख दो यहाँ पर, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से इन सब रिएक्शंस को आप याद कर लो। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, लोगों को लगता है कि रिएक्शन याद करनी बहुत मुश्किल है। एक्चुअली में रिएक्शन याद करनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एसिडिक मीडियम की तो मैंने आपको ट्रिक से बता दी, बेसिक में 2 ही याद रखनी है, खत्म। दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें आपको 2 रिएक्शन में और बता देता हूं। अगर आप इसको H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में डाल देते हो, अगर आप इसको H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में डाल देते हो KMnO4 को, तो यहां से अपने पास Mn2O7 बन जाता है, जो क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव ऑयल होता है। एक्सप्लोसिव ऑयल होता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत हीट करते हो तो KMnO4 क्या करता है, हमारा बना देता है K2MnO4, साथ में MnO2, MnO2 ही देगा ना, K2MnO4 साथ में MnO2। तो ये इसकी एक और रिएक्शन है। तो अगर डायरेक्ट हीट करोगे तो बनाता है MnO2 K2MnO4 साथ में ऑक्सीजन गैस। Whereas अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो तो ये देता है अपने को एक्सप्लोसिव ऑयल। ये 3 रिएक्शन याद रख लो, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ एडिंग द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इनको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, याद कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, याद हो जाए तो सारी रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए तो डन लिख देना। 2 मिनट लो, इनको सबको देख लो, एब्जॉर्ब कर लो। डन, ओके। लास्ट में अपने पास बचते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, विच इज द F ब्लॉक एलिमेंट्स। उनके ऊपर सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, बेसिक से होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आएंगे, क्या क्या बन के आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट विच इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल ये 28 होते हैं, ठीक है ना। पहले 14 को बुलाते हैं लेंथेनाइड्स, जो चलते हैं आपके 58 एटॉमिक नंबर से 91 तक। दूसरे वाले को बुलाते हैं एक्टिनाइड्स, जो आपके चलते हैं फ्रॉम 100
104 से लेकर, नॉट 104 से कहां तक चलेंगे, 91 तक ये चले, सॉरी 58 से लेकर चलेंगे 71 तक, दूसरे चलेंगे एक्टिनाइट 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक ये है हमारे पास। 58 से 71 चलेंगे, दूसरे 90 से 103 तक चलेंगे एक्टिनाइट्स। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। किनकी भला, लेंथेनाइट्स की। पहले तो अपने को ये याद रखना, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके आओगे। सबको लिख लेना एक पेज पे, सिर्फ एक दो ही एक्सेप्शनल है वही याद रखनी है, जैसे गैडोलिडियम होगी, लॉरेंशियम होगी, और लॉरेंशियम से जस्ट पहले वाली, तो ये 2-3 याद रखनी है अपने को। गैडोलिडियम याद रख लेना, और एक याद रख लेना आप जो सेकंड लास्ट वाली है, सेकंड लास्ट वाली होगी तुम्हारी सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं गदगद, तब दिलवा रे तुम यूं भी लाजवाब, वाईबी। तो गैडोलिडियम और वाईबी ये दोनों को अपने को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दिखा देता हूं कौन कौन सी है, देखो यहाँ आ जाओ। अगले से अगले पेज पे अपने पास ये बना के दे रखा है। एक तो गैडोलिडियम जहां पर 5D में एक रहता है, और एक येट्रीबियम, येट्रीबियम की जगह ल्यूटीशियम ही कर लो, ल्यूटीशियम जहां पर 5D में एक रहता है। तो 5D में जनरली कहीं पर नहीं होता। लेंथेनम इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो लेंथेनम को कट कर दो यहाँ पर, लेंथेनम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबकी, सब में कुछ भी नहीं है। डी 5D में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, एक सेकंड रुकना। मैं तो आपको +2 वाले के दिखा रहा हूँ, नहीं +2 वाला नहीं, नॉर्मल। एक याद रखनी है अपने को ये गैडोलिडियम की ये वाली, एक अपने को रखनी है ल्यूटीशियम की ये वाली, ठीक है। डी से और एक सीरियम, ऑब्वियसली सीरियम सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है। देखो लेंथेनम तक जब आप जाते हो, लेंथेनम नो डाउट एक हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो क्या है, 6s2 5d1, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। लेंथेनम की क्या होती है, 6s2 लेंथेनम La, 6s2 5d1, 4f में 0 होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। सीधा करके लिखें तो पहले 4f 0 दिखा दो, जस्ट 2 मिनट देना। ठीक है, लेंथेनम इज 6s2 एंड 5d1, और 4f में क्या है, 0 है। इसके बाद जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो क्या होता है, जो 5D का पहला इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी जंप करके चला जाता है किसमें, 4f में। इसका रीजन क्या है, देखो 5D और 4f की एनर्जीज क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है 5D1 में, किसमें, लेंथेनम में। इसके बाद लेंथेनम के बाद आने वाले, जैसे सीरियम है, सीरियम के आगे जितने भी हमारे पास आने वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाने चालू कर देते हैं, तभी इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सीरियम में क्या होगा, 6s2 5d1 मेंटेन रहता है, 4f में पहला इलेक्ट्रॉन आता है। तो 5d में भी एक होता है, 4f में भी एक होता है। इसलिए एक एक्सेप्शन है याद रखने की, सारे f में नहीं होते, एक d में रहता है और एक f में रहता है, d1 f1। बट इसके आगे जब आप चलोगे, ठीक है ना, इसके आगे जब आप चलोगे pr पे, nd पे, pm पे, तो क्या होगा, अब 4f में एक और आना चाहिए, 4f2, बट यहां पर 4f2 की जगह 5d में हो जाता है 0, 4f में तीनों चले जाते हैं, 4f3।
तो 4f1 फिर 4f3 फिर 4 5 6 7 नॉर्मल चलेगा। ठीक है, यहां देखते चलो, 4f में 3, 4f में 4, 4f में 5, 4f में 6, 4f में 7। बट 4f में जब 7 है तो ये हाफ फिल्ड है, अपने को मालूम है, तो 4f में 8 इलेक्ट्रॉन डालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन फिर खाली 5d में जाता है गैडोलिडियम में। तो ये एक याद करने वाली चीज है गैडोलिडियम। 4f में 7 मेंटेन रहा, 5d में 1 गया। उसके बाद फिर 4f में 9 करना, 4f में 8 करना ही पड़ेगा, तो 5d वाला भी जंप करके वापस 4f में आ जाएगा, क्योंकि उसका हाफ फील्ड तो रहा नहीं। तो फिर हो गया 4f 9 10 11 12 13 14 14 स्टेबल है, मेंटेन करने के लिए अगला गया 5d में। तो ये दो याद रखो सिर्फ, सीरियम, गैडोलिडियम और ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम का तो यही बनेगा, आप बनाओगे भी तो ये 3 अपने पास, इनको याद करके आप चलो एक्सेप्शन की फॉर्म में, जहां पर 5d में भी एक रहता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, 5-10 मिनट और लगेंगे अपने को इसको करने में। ये सब सिंपल है, इसको आप रीड करके आओ घर से, इतना मैं कहूंगा आपको। ठीक है, तो आपको होमवर्क विल बी रीड दीज 3 पेजेस। पेज नंबर ये 8.5 द लेंथेनॉइड से लेकर एंड तक सारा रीड करके आना है अपने को, यहां तक 3 पेज है। ठीक है, यहां तक करके आओ। ओके, क्लियर हो गया सबको? क्या यहां तक क्लियर सबको? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी, सर आप वो प्लीज सेंड कर दीजिएगा हाँ वो हाँ, लेक्चर।